क्लास 11th लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, आज से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल्स जो होते हैं या जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब सिंपली केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? जो एटम्स को बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की ही बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे, अभी तक 10th पढ़ के आए। O2 आपने सुना होगा, H2O सुना होगा, NH3 सुना होगा, CaOH होल ट्वाइस, जैसे कई सारे कंपाउंड आपने सुने होंगे। तो आपने देखे होंगे कि कभी कभी एटम्स जो हैं वो अपने जैसे ही एटम से रिएक्शन करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, जैसे कि O2। तो यहाँ पर भी क्या है, जो O के दो एटम है, O के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम से इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। उस बॉन्ड की वजह से दोनों साथ में है। उसी प्रकार ये जो H2O है, इसके अंदर 3 एटम है, एक ऑक्सीजन का है और 2 हाइड्रोजन के हैं। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। इसी टाइप से NH3 में भी ऐसा है, एक नाइट्रोजन जो है तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, इसका रीज़न हम देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो समझ लीजिए। तो केमिकल बॉन्ड इज द एट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स को एक साथ रखता है। तो केमिकल बॉन्ड इज द एट्रैक्टिव फोर्स। सो केमिकल बॉन्ड इज अ एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। मतलब जो एटम को होल्ड कर सकता है, कि पावर रखता हो, तो वो एक केमिकल बॉन्ड होता है। जो एटम्स को अट्रैक्ट कर सकता है, आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है, या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, द एट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयन, ठीक है, टुगेदर, उनको एक साथ रख सकता हो इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। कहाँ पर? डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। अभी केमिकल स्पेसीज क्या वर्ड आ गया? केमिकल स्पेसीज मतलब किसी आयन एलिमेंट में, जैसे कि यहाँ पर है कि एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये किसका मॉलिक्यूल है? ये H2O। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर ये एटम कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन थी, समझ लिया हमने। सिंपली केमिकल, आपसे कोई केमिकल बॉन्ड पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ एट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है? एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है। एट्रैक्टिव मतलब पास लाने वाला फोर्स, जो क्या करता है, एटम्स को, आयंस को एक दूसरे के पास रखता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों करते हैं। तो उसके ऊपर 2 डिफरेंट थ्योरी बनी है बच्चों। हम उन दोनों थ्योरीज को ध्यान से देखेंगे। पहली थ्योरी ओल्ड थ्योरी है, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, है ना, जिसको लुईस ने दिया था। काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी था, लेकिन कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं था। ऑक्टेट रूल ये कहता है, ऑक्टेट रूल में इन्होंने ये देखा, आपने सबने सुना होगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, है ना, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, बस हीलियम को छोड़ के। इसका सिर्फ NS2 यानी कि 1s2 होता है। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? NS2 NP6 टाइप होता है। और ये सब कैसी होती हैं? ये सब स्टेबल होती हैं, ये ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करती है। तो लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही सोचा कि ये स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी से बना है हमारा ऑक्टेट रूल। इसी से क्या बना है? ऑक्टेट रूल। उन्होंने क्या सोचा कि अगर किसी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कौन से शेल में? सबसे बाहर के शेल, जिसको वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? हमारी नोबल गैसेस भी स्टेबल है। हर एक नोबल गैस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम को छोड़ के। सब में इसमें होता है 2s2 2p6 3s2 3p6। तो सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में? 8 होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया कि अगर कोई एलिमेंट अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। और इसी रीज़न की वजह से वो क्या करते हैं? एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हद तक ये रूल सही भी था, लेकिन सारे एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सबने वो नॉर्मल से एग्जाम्पल सुने होंगे NaCl का। सोडियम के पास होते हैं 2,8,1, क्लोरीन के पास होते हैं 2,8,7। अभी इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ये हटा दो तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे क्या होता है? जिससे यहाँ पर बचता है 2,8 और यहाँ हो जाता है 2,8,8। यहाँ पर भी आखिरी में 8 हो गया, यहाँ पर भी आखिरी में 8, तो दोनों स्टेबल। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बन जाता है Na+, यानी एक पॉजिटिव चार्ज आयन। ये बन जाता है एक Cl-, नेगेटिव चार्ज आयन। और एक पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया। उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन कहते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बाद में बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो। तो क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव भी किया और वो सही भी थे, लेकिन सारे एलिमेंट सारे मॉलिक्यूल्स में ये सही नहीं होता था। ठीक है, फिर भी ऑक्टेट रूल का अपना इम्पोर्टेंस है। जो हमारे लाइटर एलिमेंट है, छोटे एलिमेंट है, मैक्सिमम केस में इसको सही प्रूव करते हैं। क्लियर है? बहुत सारे केसेस में ऑक्टेट रूल सही होता है। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है? टू अचीव ऑक्टेट, मतलब सारे एटम्स क्या चाहते हैं कि वो अपनी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले कैसे भी करके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो जैसे यहाँ पर ट्रांसफरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों? शेयरिंग होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के जो 2 एलिमेंट होते हैं, लुईस सर ने एक डॉट स्ट्रक्चर भी दिया। ये भी आपको बता दूं, जो ऑक्टेट रूल जिन्होंने दिया था लुईस ने, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया डॉट स्ट्रक्चर। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहरी शेल के, हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो होता है बच्चों 2,6। ये होती है फर्स्ट शेल, जो कि अंदर वाली होती है, फुल फिल्ड होती है, इसकी कोई बात नहीं करते हैं। बात करते हैं सेकेंड शेल, जिसको कहा जाता है वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या बोला कि 6 डॉट बनाओ, ऐसे 1 2 2 2 के पेयर में 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। अब यहाँ पर ट्रांसफरिंग होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफरिंग हो सकती क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही पास में आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आ जाते हैं? बहुत ज़्यादा नियर में आ जाते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, जिससे क्या होता है? इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, चलिए। तो ऑक्टेट रूल मतलब सिर्फ ये है कि ये चाहते थे, एलिमेंट्स चाहते हैं, सॉरी एटम जो है, कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लें। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम उनको डिटेल में आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ऑक्टेट रूल होता है जिसकी वजह से एटम्स जो हैं एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, है ना, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देते हैं या शेयर करते हैं, ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलें
तो जो सेकंड थ्योरी है हम उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड थ्योरी क्या होती है हमारी? सेकंड थ्योरी हमारी ये कहती है एटम्स बॉन्डेड टुगेदर in order to achieve minimum possible potential energy। मतलब एटम्स एक दूसरे से बॉन्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहते हैं। एटम बॉन्डेड टुगेदर एक दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी, कि वो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर सके। क्या कर सके? कम से कम पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर सके। जब वो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी में होते हैं तो उनके बीच में सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये अनुमान माना गया है। लेकिन इसको कैसे समझाएं? तो ऐसे देखिए बच्चों, पहले तो दो एटम एक साथ रख के देखो क्या क्या हो सकता है। देखिए, दो एटम में पहले वाले का एक न्यूक्लियस है जिसको N1 कह दो, दूसरे वाले का न्यूक्लियस होगा जिसको N2 कहते हैं। न्यूक्लियस में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा? चलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मान लो, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। पहला, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल करता है, तो N1 मैं ऐसा दिखा रहा हूँ जिससे समझ जाना कि N1 N2 को रिपल कर रहा है, करता है। और दूसरा, इनके इलेक्ट्रॉन्स E1 रिपल E2, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ फोर्स और भी तो लगते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है N1 वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। N1 जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना, क्योंकि ये प्लस और इसके इलेक्ट्रॉन माइनस। तो N1 और E2 में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्सेस, है ना? क्या लगेगा? N1 और E2 में अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो एक अट्रैक्शन फोर्स ये भी हो गया। और N2 भी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा बच्चों। N2 भी जो है इनके इलेक्ट्रॉन को, E1 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दो प्रकार के फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब हमारे रिपल्सिव फोर्सेस अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, क्या ज़्यादा हो बच्चों? जब हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई होते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास में आते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ये जो दोनों एटम है मैक्सिमम नियरेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं, सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, उससे ज़्यादा पास में वो नहीं जा सकते हैं। तो ये जो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, कि ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया और वो इतनी डिस्टेंस पर होते हैं। ये बॉन्ड लेंथ हम आगे बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, बट अभी इतना समझो कि दो एटम जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता है? दो एटम जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो वो एक बॉन्ड बनाएंगे और एक मैक्सिमम जो पॉसिबल है या डिस्टेंस जिस पर वो रह सकते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा पास ना वो आ सकते हैं, वो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, है ना? अगर आप इनको अब और पास लाना चाहोगे तो रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे? इनको दूर धक्का देंगे, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में जब वो सबसे नियरेस्ट होंगे एक दूसरे से, सबसे ज़्यादा पॉसिबल नियरेस्ट कह सकते हैं कि पॉसिबल कितना है ना? जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो पास आ जाते हैं, तब उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और वही उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो दो प्रकार के फोर्सेस हमने देख लिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के पास आते जाते हैं। लेकिन जब वो रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो गए तब एक पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस हो गई, इसी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। और तब ये एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये दो थ्योरीज है बच्चों जिन पर पूरा डिपेंडेंसी है ना, केमिकल बॉन्डिंग की। इसके अलावा
नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चालू करेंगे आयोनिक बॉन्ड को पढ़ना, है ना, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोई भी एक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे और पूरे लेसन्स को ध्यान से रीड करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो ये दो थ्योरीज थी जिन पर हमारा डिपेंडेंट है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है क्लास? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे।